हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल iOS प्रिंट में। आज मैं आपको पेपर जो हमारा चल रहा था प्रीवियस ईयर का वो आपको आगे कंटिन्यू करवाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन आपके आगे ही है। जैरोफाटिक जैरे जैरोफाटिक मरुद्भिद, इसको हिंदी में मरुद्भिद कहते हैं, वनस्पति अधिकतर कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन है टुंड्रा एवं टैगा वनों में, टैगा में, या मध्य अक्षांशों एवं भूमध्य सागरीय वनों में, घास के मैदान में एवं मरुस्थलों में, सवाना एवं उष्ण वाले वनों में। तो जारा फाटिक की बात करते हैं। जो मरुद्भिद वनस्पति है ये हमारी घास के मैदान एवं मरुस्थलों में पाई जाती है। अब जाराफाटिक वर्ड की बात करते हैं। जाराफाटिक वर्ड क्या है, ये कहाँ से आया है? तो ये ग्रीक शब्द है। दो ग्रीक शब्दों से ये बना है। ठीक है, देखो किस किस शब्दों से। एक्स्ट्रिक, और हमारा इसका अर्थ है शुष्क, और इसका है फाइट। एक जायरो, ये जायद। फाइट, फाइट का क्या होता है मतलब पौधा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि जो हमारे इसका अर्थ हो गया शुष्क और इसका अर्थ हो गया पौधा। जीवन चक्र की अवधि जो है वो आकार की है, वह कार्य के अनुकूलन के आधार पर पादपों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? तो 3 भागों की हम बात करते हैं। एक है हमारे अल्पकालीन, अल्प मतलब कुछ टाइम के लिए। ठीक है। दूसरा है हमारा गुद्देदार, गुद्देदार भी पता होगा आपको, या मासल बोल लो। तीसरा हो गया अमासल मरुद्भिद, अमासल मरुद्भिद। ये हो गए हमारे 3 टाइप के पादप हो गए। पहला अल्पकालिक, दूसरा गूदेदार या मासल, तीसरा अमासल। जो इस प्रकार की जो वनस्पति है ये रेगिस्तान शुष्क क्षेत्रों में बहुत ही कम मात्रा में मिलेगी आपको, और ये विरल पादप वहाँ ऑक्सीजन के स्रोत होते हैं। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले अल्पकालिक पादप वहाँ के मानव व जंतुओं के जीवन आधार हैं। ठीक है, अल्पकालीन वाले मरुद्भिद पौधे के कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं तो एक हमारा हो गया नागफनी, नागफनी पता होगा। यूफोरबिया, यूफोरबिया, एकासिया, एकासिया, और लास्ट है कैजुराइना। अगर एक कैक्टस की बात करते हैं, कैक्टस वर्गीय शुष्क स्थानों एवं रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। जेरोफिल का आपको समझ में आ गया। घास के मैदान एवं मरुस्थलों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा बायोम प्रायः मरुस्थलीय का कारण है? मरुस्थलीय का कारण हमारा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को प्राय सवाना बायोम के नाम से भी हम जानते हैं। और ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलते हैं हमें भूमध्य रेखा में। 10 से 20 डिग्री में आपको ये मिल जाएंगे। 10 डिग्री टू 20 डिग्री में। और जो इसकी वाष्पीकरण की दर होगी वो तीव्र होगी। यहाँ पे अधिक आबादी आपको मिल जाएगी, अधिक चारागाह एवं विविध जलवायु परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे, और झाड़ झाड़ियाँ होंगी यहाँ पर। और जो झाड़ झाड़ियाँ होंगी वो बहुत छोटे पाई जाती हैं, छोटे रूप में पाई जाती हैं, जो कि घास रूप में परिवर्तित होती हैं। इतना आपको समझ में आया कि इसका आंसर क्या हुआ? भूमध्य सागरीय वन, सॉरी इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को प्रायः हमारे सवाना बायोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और प्रायः ये मरुस्थलीयकरण का कारण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं। परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं। परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या है कि ऐसी जमीन जो कम से कम 2 साल तक पूरी तरह से जमी रहती है। जैसे इसमें व्याख्या में पढ़ लीजिए आप कि -32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस पर यह मुख्यतः अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के समीप ये पाए जाते हैं। इस प्रकार दिए गए सभी विकल्प सत्य हैं, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध विकल्प हमें बी लग रहा है, जो कि आंसर क्या है, अंटार्कटिका, क्योंकि यह उच्च अक्षांश के साथ दक्षिणी ध्रुव के सर्वाधिक नजदीक है। और वैसे आयोग ने इसका आंसर इसमें सी दिया है, उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि पृथ्वी पर अधिकतम निरंतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं। आयोग का आंसर के हिसाब से उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या होता है? मौसम प्राय साफ एवं शुष्क रहता है। हवाएं मध्य एशिया से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। हवाएं निम्न वायु दबाव से उच्च दबाव की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है कि जो हवाएं हैं वो हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या होता है कि हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। 21 मार्च के बाद क्या होता है कि सूर्य के उत्तरायण होने के कारण मौसम में चेंजेस दिखते हैं। इस टाइम पे एशिया विशेषता दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में हमें चेंजेस देख परिवर्तन के कारण क्या होगा, वायु की दिशा हिंद महासागर से जाती हुई दिखाई देगी, जिससे ग्रीष्म काल में हल्की वर्षा भी होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरियल वन पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन क्या है? अब बोरियल की बात की जा रही है। बोरियल वन, बोरियल वन का मतलब देखो ये भी जानना जरूरी है। इन्हें आप शंकुधारी वन कह लीजिए, शंकुधारी वन। ठीक है, शंकुधारी वन को ही हम बोरियल वन कहते हैं। और इसमें आंसर है, ऑप्शन है गेहूं, वन्य उत्पाद, नींबू वंशफल, प्राकृतिक रबर। तो इसका आंसर है वन्य उत्पाद। ठीक है, तो जो भी अगर हम प्रमुख वनस्पति शंकुधारी की बात करते हैं तो स्प्रूस हो गया, पाइन हो गया, रेडवुड हो गया, फर हो गया, ये शंकुधारी वनों में आते हैं। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि मानव का परमाफ्रॉस्ट पर प्रभाव सम्मिलित करता है। अभी मैंने आपको परमाफ्रॉस्ट के बारे में बताया था, याद होगा कि परमाफ्रॉस्ट ऐसी जमीन होती है जो कम से कम 2 साल तक पूरी तरह से जमी रहती है। -32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पर यह मुख्यतः अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उत्तरी व दक्षिण ध्रुव के समीप पाई जाती है। अब इसका ऑप्शन क्या है कि परमाफ्रॉस्ट की गहनता को बढ़ाता है, परमाफ्रॉस्ट जोन का धीरे धीरे ध्रुव की ओर खिसकता है, परमाफ्रॉस्ट को जानवरों से बचाना, तापीय अपरदन को प्रेरित करना। तो ये क्या करता है, जो मानव का परमाफ्रॉस्ट होता है, जो परमाफ्रॉस्ट पर प्रभाव है वो तापीय अपरदन को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, अब तापीय परिवर्तन को प्रेरित करता है और क्या करता है, तापीय परिवर्तन जो तापीय अपरदन को प्रेरित करना सम्मिलित करता है। और इस प्रकार जो परमाफ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट मिट्टी की बात हो रही है, तो प्राय ये क्या होता है, अत्यधिक कम तापमान वाले क्षेत्र जैसे साइबेरिया हो गया, ठीक है, और हमारा ग्रीनलैंड, ठीक है, और क्या हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है, और तिब्बत हो गया, ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये अत्यधिक कम तापमान वाले क्षेत्र हैं।
इस मिट्टी की कठोरता इतनी अधिक होती है कि इन्हें तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें भारी भारी औजारों का यूज भी करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या से संबंधित है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब न्यूनतम साक्षरता दर की बात कर रहे हैं, तो न्यूनतम की बात करते हैं, तो न्यूनतम हमारा क्या है, न्यूनतम है हमारी उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर की साक्षरता कितनी है, उधम सिंह नगर की अगर हम साक्षरता की बात करते हैं तो 73.10% है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कि अगर इसमें गर्ल्स एंड बॉयज की बात कर लेते हैं तो गर्ल्स की इसमें है 64.45 और बॉयज की कितनी है 81.09%। ठीक है, इतना समझ में आया। उत्तरकाशी की कितनी है, उत्तरकाशी की अगर कुल बात करूं तो 75% है। ठीक है, और किसकी बात करें, टिहरी गढ़वाल की है 76% और हरिद्वार की है हमारी 73.43%। ठीक है, तो ये 73.10 है, इसलिए इसका आंसर उधम सिंह नगर है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो जो उत्तराखंड का लिंगानुपात है वो 963 है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि हमारे जो राष्ट्रीय औसत है उसकी बात की जाए, राष्ट्रीय औसत, ठीक है, तो राष्ट्रीय औसत कितना है, 943 है। ध्यान रखना, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात हम कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है, आपको ये पता होना चाहिए लिंगानुपात क्या होता है। ठीक है, आगे चले, आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है। तो इसका गणितीय घनत्व की बात करते हैं तो संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात हमारा जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है। ठीक है, टोटल हमारी भूमि होगी और उसमें टोटल लोग होंगे। ठीक है, उनका हमें अनुपात निकालना है। कैसे लिख सकते हो आप, गणित घनत्व, गणित घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, गणित घनत्व हमारा बराबर कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल, सॉरी कुल क्षेत्रफल नहीं होगा ये हो जाएगा जनसंख्या। ठीक है, ये हो जाएगा कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्र, मतलब या तो क्षेत्रफल ही लिख लो आप, तो ये हो जाएगा गणितीय घनत्व। जनसंख्या घनत्व के अगर मैं बात करूं, जनसंख्या घनत्व के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार होते हैं। अगर 4 प्रकार की बात करें कौन कौन से, एक तो हो गया हमारा गणितीय घनत्व, ये लिख लो यहाँ पे गणितीय घनत्व। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारा हो गया फिजियोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल, ये समझ गए आप, फिजियोलॉजिकल। तीसरा हमारा क्या हो गया, कृषि घनत्व। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट आर्थिक घनत्व। तो ये 4 हमारे क्या होते हैं, जनसंख्या का घनत्व निकालने के प्रकार हैं, जनसंख्या घनत्व के प्रकार हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। अब देखो हमारे पास ऑप्शन है यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरल। तो इसमें अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं, अब जनसंख्या की बात चल रही है तो हमारे यहाँ जनसंख्या की बात चलेगी तो केरल की बात कर लो, तो यहाँ पे मान के चलो 10 करोड़ के लगभग लोग हैं। ठीक है, और सॉरी सॉरी बिहार के 10 करोड़ हैं।
केरल के 3 करोड़ लगभग हैं, वेस्ट बंगाल के 9 करोड़ लगभग हैं और यूपी के ये हैं 19 करोड़। तो हमारे किसके राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो कहाँ की है समझ में आ गया होगा, तो हमारे यूपी की है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब इनकी बात करते हैं कि कितने लोग मनोनीत होते हैं। तो हमारे जो मनोनीत होते हैं वो 2 लोग मनोनीत होते हैं। ठीक है, अगर आर्टिकल 331 की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो लोकसभा में अखिल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से ये संबंधित है। और इसके अंतर्गत हमारा जो अनुच्छेद 81 है, किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की राय है तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ ले एक बार। तो संविधान के अनुच्छेद 331 कितने 331 के अंतर्गत लोकसभा में अखिल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की राय है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय से 2 लोग रख सकता है, मतलब 2 से अधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेंगे। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था भी अब क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। तो समझ में आया कौन से आर्टिकल के तहत, 104 के तहत। कब समाप्त की, 2019 में समाप्त की। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर जो होता है अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम अध्यक्ष किसे प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो किसके द्वारा होता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है। अब भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा भारत के राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, ये नियुक्ति देते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें संविधान के जो उपबंध हैं कि पिछली जो लोकसभा के अध्यक्ष और नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने ये पद पर रहते हैं, इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष मतलब प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि जो लोकसभा है, लोकसभा का जो भी वरिष्ठ क्या होगा सदस्य होगा, उसे क्या कर लिया जाता है, इसके लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति स्वयं प्रोटेम स्पीकर को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। ठीक है, इनका काम क्या है, ये शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर को, और उन्हें प्रोटेम स्पीकर को स्थायी अध्यक्ष के समान की ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होते हैं और उनका मुख्य कर्तव्य नए सदस्य को क्या करना है, शपथ दिलवाना है। ठीक है, और वो सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए भी मदद करते हैं। जब नए अध्यक्ष को चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का क्या हो जाता है, पद स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर का आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा। तो जब हमारे पास राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो जो भी भारत के जो भी मुख्य न्यायाधीश हैं वो हमारे राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। और अगर वो नहीं है तो तो कौन रहेगा, तो उनके बाद वाले न्यायाधीश रहेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आर्टिकल भी ध्यान रखना 70। ठीक है, आगे की बात मैं कर लेती हूँ कि निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है। द्विसदनीय की बात कर रहे हैं, तो द्विसदनीय कौन सी है, द्विसदनीय हमारी है
हमारा है बिहार। ठीक है, तो ये अगर बिहार की बात करते हैं, बिहार की राजधानी आप मुझे बताएंगे कि बिहार की राजधानी क्या है? बताइए। चलो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करके दे इसका आंसर दे सकते हैं। मैं आगे इसकी बात चर्चा में चलती हूँ। विधानमंडल की बात करते हैं। विधानमंडल की जो संरचना है, उनका गठन है या कार्यकाल है या अधिकार है या जो भी प्रक्रियाएं, विशेष अधिकार और शक्तियां जो दी गई हैं के बारे में कहाँ बताया गया है? तो संविधान में बताया गया है, अनुच्छेदों के द्वारा बताया गया है। अनुच्छेद कौन कहाँ से हैं, कौन से भाग से हैं? तो छठे भाग से बताया गया है। अनुच्छेद 168 से लेके चलें 212 तक आपके विधानमंडल के बारे में जानकारी दी गई है। ये क्या होते हैं? ये सब संसद के अनुरूप ही चलते हैं और इनमें कुछ मतलब कुछ चेंजेस होंगे, कुछ थोड़ा सा अंतर इनमें पाया जाएगा। ठीक है, और राज्य विधानमंडल के गठन में कोई क्या होता है? एकरूपता नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया? आ गया होगा मुझे जहां तक लगता है। एक क्वेश्चन है, राज्यों में जो है अधिकतर आपने देखा होगा कि एक सदनीय व्यवस्था है, लेकिन कुछ में द्विसदनीय भी है। तो कुछ आपके लिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आप मुझे वैसे बता दीजिए कि द्विसदनीय व्यवस्था कौन कौन से राज्यों में है? इसका आंसर आप दे देना, कमेंट में देना। ठीक है, तो मैं आगे चलती हूँ। भारतीय संघ में कौन से देश के संघ के सदृश है? जो भारतीय संघ है, बताओ। ऑप्शन है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा। बताओ। तो इसका आंसर है कनाडा। मतलब भारतीय संघ जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। संविधान में कहीं भी जो संघ है, संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर जो संविधान का अनुच्छेद 1 है उसमें लिखा गया है राज्यों का संघ। ठीक है, उसके रूप में परिभाषित किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं तो उनके अनुसार राज्यों के संघ से दो बातें उभर कर सामने आती हैं। ठीक है, तो दो बातें कौन कौन सी है? एक, अमेरिका संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। ठीक है, और दूसरा है कि राज्यों का जो अधिकार है, राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सकें। फेडरेशन संघ है क्योंकि वह अविभाज्य है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। एक अत्यंत सशक्त केंद्र के होने के नाते कनाडाई मॉडल अमेरिका मॉडल से सर्वदा भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, केंद्र शासित प्रदेश आपको पता होने चाहिए। देखो, कुछ बच्चे 9 लगा रहे हैं, कुछ बच्चे 8 लगा देते हैं, कुछ बच्चे 7 लगाते हैं। तो इसका आंसर जो सटीक है कितने हैं? तो इसका आंसर वैसे तो 8 है, लेकिन ये क्या है कि ये है 2016 का पेपर। ठीक है, 2016 के हिसाब से उस टाइम पे क्या हुआ था कि प्रश्नकाल में केंद्र शासित प्रदेश 7 थे। ठीक है, और वैसे कितने हैं? वर्तमान में 8 हैं। तो आप 8 लगाइएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो एक हो गया अंडमान निकोबार, देखो ये लिखे हैं, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन एवं दीप, लद्दाख, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, न्याय व्यवस्था से है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो आधिकारिक भाषा है वो है। तो ऑप्शन है हिंदी देवनागरी, उर्दू पारसी, अंग्रेजी। भारत के संविधान में वर्णित 18 भाषाएं।
तो इसका आंसर क्या है? जो हिंदी के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है वो हमारी क्या है? वो हमारी है अंग्रेजी। ठीक है। अगर हम बात करें 348 की, आर्टिकल 348 की, उसमें क्या है? जो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो कौन सा आर्टिकल बोला मैंने? 348, 348। तो उसमें उच्च न्यायालय तथा अधिनियम, विधेयक आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया। जब तक संसद अन्य भाषा की व्यवस्था ना दे, निम्नलिखित कार्य केवल क्या होंगे? उसमें कहा गया है इंग्लिश में होंगे। ठीक है। उसमें और चीजें भी हैं कि उच्चतम न्यायालय व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही केंद्र एवं राज्य स्तर पर सभी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम के आधारित पाठ। हालांकि जो संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। ठीक है। तो जो उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो क्या होते हैं? केवल इंग्लिश में होते हैं। तो कौन सा इसका आंसर होगा? अंग्रेजी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है, तो किसके द्वारा दी जाती है? अगर हम भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी राजनीतिक दल हैं, कोई भी काम है निर्वाचन से संबंधित, वो हमारा निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है। तो राजनीतिक दल, स्वैच्छिक संगठन और लोगों के समूह जो होते हैं, जो समान दृष्टिकोण रखते हैं, जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजनों हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत भी करता है। उनके चुनाव परिणामों के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता भी देता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। तो ये हमारे चुनाव आयोग का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? तो सूचना के अधिकार की बात करते हैं, तो ये किया गया 2005 में। ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई। ठीक है। तो इसे लागू कब किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2005 में इसे लागू किया गया था। जो भी भ्रष्टाचार होते थे उन्हें रोकने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए बहुत ही ये प्रभावी कदम था। ये कानून जो था ये भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों, रिकॉर्ड्स में दर्ज सूचना को देखने, उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। ये कानून जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग है। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग की बात कर रहे थे, तो ये आर्टिकल 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए जो भी संचालन है, निर्देशन है, नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? स्थायी संस्था है, स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है जो कि क्या करती है? केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए समान है, इक्वल है। जो भी राज्य में होने वाले पंचायतों व निगमों में निर्वाचन से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान से अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो राज्यों के लिए अलग निर्वाचन आयोग और सेंट्रल के लिए अलग निर्वाचन आयोग। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन एक साथ करवा दिए हैं। तो मैं इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर देती हूँ और आपको नई क्लास में मैं आपको मिलूँगी। आपको अगर मेरा चैनल या मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हों तो आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी ज़रूर करना
कि आपको क्या-क्या चीज़ें इसमें और इंक्लूड करवानी है या क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, आप सभी चीज़ें इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।